हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट, जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपडेटेड यहां पर रहें। अब वीकली अपडेट तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम चार्ट्स पे, देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। सो इस वीक की कैंडल ओपनिंग फिर से यहाँ पर $30,000 के नीचे हुई है। जैसा हम प्रीवियसली बात कर रहे हैं कि ये जो पूरे का पूरा जोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। मतलब अगर ये ब्रेक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एंड वही देख सकते हो आप, यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है बिटकॉइन की प्राइस को मिल रहा है। थोड़ा सा जंप करते भी है, 30-31 पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर जाती है धड़ाल से वापस प्राइस जो है नीचे की तरफ यहाँ पर गिर जाती है। तो करंटली अगर हम देखेंगे $29,700 के अराउंड ही हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड लास्ट जो अपडेट के अंदर हमने बात करी थी, पॉसिबली वी टॉक्ड अबाउट दिस, कि प्राइस जो है थोड़ा इसी तरह से मूव कर सकती है, 30 पे आए, थोड़ा नीचे जाए, फिर थोड़ा ऊपर 31 के अराउंड जाए। लेकिन फिर अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो पॉसिबल हमारा नीचे की तरफ डंप हो सकता है, जो $27,000-28,000 का हो सकता है। अभी तक अगर हम देखेंगे प्राइस जो है इसी लेवल पे मूव कर रही है, 30 पे आके थोड़ा ऊपर नीचे मूव कर रही है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा अगर हम डेली चार्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दो क्रूशियल एरियाज दिखा देता हूँ। अभी करंटली आप देखोगे 3 चैनल थे जिसके अंदर प्राइस मूव करती है। इससे पहला आप ये चैनल देख सकते हो अपवर्ड एक तरह से, दूसरा चैनल ये था जो काफी लंबे टाइम से यहाँ पर चल रहा था, एंड तीसरा जो है अभी आप देख सकते हो करंटली ये वाला जोन है। तो ये वाला जो चैनल है, इससे तो हम पहले ही नीचे की तरफ आ गए और इसके बाद इसको रिक्लेम हम यहाँ पर एक बार भी अभी करंटली नहीं कर पाए। आप देख सकते हो प्राइस जब भी जा रही है, देखो इसी चैनल पर रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे 15 जुलाई को इस चैनल से भी नीचे ब्रेक डाउन कर गया। फिर से देखो ये वाला जो जोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है। तो अगर इस चैनल पे मूव करें, हमारे लिए क्रूशियल जोन जो होल्ड होना चाहिए वो ये $29,000 का बन जाता है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ से बाउंस करे तो अच्छा है, फिर हम इस लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं 31 और फिर देखना है रिजेक्ट होता है या ब्रेक करते हैं। नहीं तो अगर इस लेवल पे आके हमको बाउंस नहीं मिलता है तो आप ध्यान रखना, फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पर ड्रॉप करके 26 से लेके $27,000 का जो जोन है ना, ये हम टेस्ट कर सकते हैं और फिर वो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर होल्ड करना। तो अभी के लिए पॉसिबली जो मूव है थोड़ा सा मैं इस तरह से ये मान सकते हैं, हम थोड़ा ऐसे करके और फिर शायद टेस्ट करने की कोशिश करें एंड फिर वहां पर रिजेक्शन, इस तरह का मूवमेंट। बाकी देखते हैं। फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट ओवरऑल अभी यहाँ पर मिक्स एंड मैच ही है, अभी ठीक ही है। नेगेटिव रहती थोड़ी बेटर रहती। तो अगर प्राइस का मूवमेंट ऐसा हुआ कि नीचे की तरफ हम आते हैं ये 29 के अराउंड इस जोन पे और नेगेटिव फंडिंग रेट हो जाती है तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम 29 पे आते हैं लेकिन फंडिंग रेट फिर भी पॉजिटिव रहती है, स्पेशली हमारे नूबड़े एक्सचेंज पे, तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि हम इस एरिया को ब्रेक कर जाएं। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पर जो है बिटकॉइन की प्राइस को मॉनिटर कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीक के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और इवेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं उनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो बेसिकली यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा है G20 नेशंस को, जिसके अंदर इंडिया भी आता है, उन्होंने यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया है ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां पर उन्होंने 2 सेट ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए रेगुलेशंस को लेके। एक है हाई लेवल रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेशन, सुपरविजन, ओवरसाइट ऑफ क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज एंड मार्केट्स। Second is revised high-level recommendation for regulation, supervision and oversight of global stablecoin arrangement. अगर आप देखेंगे ये रेगुलेशन बेसिकली ये है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या यहाँ पर स्टेप लेने चाहिए। ये बेसिक मिनिमम यहाँ पर रेगुलेशन होंगे जो इन अ वे यहाँ पर सारी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इनका ये भी बोलना है कि ये जो बेयर मिनिमम यहाँ पर रिकमेंडेशन हमने दिए, उससे आगे जाके अगर कुछ नेशन स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं क्रिप्टो को लेके अपनी तरफ से, तो वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैन यहां पर करना चाहते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये एफएसबी का जो रिकमेंडेशन पेपर है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है, जिसको लेके आगे अगर आप देखेंगे एफएसबी और आईएमएफ दोनों मिलकर यहाँ पर एक सिंथेसिस पेपर को भी बना रहे हैं, जिसको वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, जहां पर एक समिट रखा गया है G20 नेशन के लीडर्स का, जहां पर क्रिप्टो एसेट्स को लेकर यहाँ पर बात होगी। एंड क्योंकि यहाँ पर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जो है वो भी यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के अराउंड यहाँ पर एंड होने वाली है, एंड इंडिया का यहाँ पर एक एजेंडा उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स को लेकर भी रखा था कि उसको लेकर ग्लोबल रेगुलेशन यहाँ पर हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा जहां पर हमको एक क्लियर आउटकम मिलेगा कि G20 नेशन के ऊपर किस तरह का क्रिप्टो रेगुलेशन और इंप्लीमेंटेशन यहां पर होने वाला है। अब उसी को लेके अगर आप देखेंगे तो इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आरबीआई गवर्नर थे और भी सीनियर यहाँ पर ऑफिशियल्स थे, एंड उन्होंने काफी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर किया, जहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि एफएसबी ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है, एफएसबी और आईएमएफ मिलकर यहाँ पर एक सिंथेसिस पेपर बना रहे हैं और इंडिया ने अपनी तरफ से एक प्रेसिडेंसी नोट बनाया कि क्रिप्टो एसेट्स को लेके क्या रिकमेंडेशन होने चाहिए। उनका बोलना ये कि इंडिया की तरफ से रिकमेंडेशन है, जहां पर कुछ नेशंस के और सजेशन लिए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो रिकमेंडेशन होंगे वो इंडिया की तरफ से ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, जो उनका बोलना है कि बाकी नेशंस भी उसको यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों पेपर जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर 9-10 सितंबर के अराउंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद वील गेट द क्लियर आइडिया कि किस तरह का रेगुलेशन हमको आने वाले टाइम के अंदर
G20 नेशन जिसके अंदर इंडिया भी आता है वहां पर हमको देखने को मिल सकता है। अब इसी मीटिंग के अंदर आरबीआई गवर्नर भी थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि आरबीआई गवर्नर तो बोलते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स को बैन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जब यहाँ पर एफएसबी, आईएमएफ और यहाँ पर प्रेसिडेंसी नोट की बात कर रही है तो रेगुलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर बैन करने का प्लान है या रेगुलेट करने का प्लान है, गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला। Ma'am, earlier RBI has always maintained the stand that there should be ban on the crypto, and now after FSB recommendations on regulation, will India stand be on the regulating the crypto asset or going for the ban? What would be the stand for that? This is a question for me or for the governor? Both. Because you started with saying what our base position was. So both of you, ma'am. So our position is in front of you. So it's all. साथ में यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने भी बाद में जाके यहाँ पर ऐड किया कि अगर आप एफएसबी का पेपर देखोगे तो उसमें एक बेयर मिनिमम उन्होंने रेगुलेशन यहाँ पर रेकमेंड किए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी चीज बोली कि अगर नेशंस उससे आगे जाके बैन या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। Also recognizes that individual jurisdictions have the choice to prohibit crypto if they so desire. So the FSB report recognizes that. So far as the BIS report is concerned, I think I refer to IMF. I was basically referring to IMF is also doing the stability aspect. Now the BIS report is much more forthright. The BIS report recognizes that there could be broadly three approaches: prohibition, regulation, or just allow it without any restrictions. So broadly there are three approaches which the BIS report focuses. साथ में आरबीआई गवर्नर ने यह भी बोला कि FTX कोलैप्स के बाद यहाँ पर क्रिप्टो को लेके जो एंथुसियाज्म था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, एंड यूपीआई को अगर आप देखोगे तो वो वर्ल्ड का सबसे एडवांस पेमेंट सिस्टम करंटली है। The early enthusiasm among countries about crypto, the belief that it's a great innovation, etc., I think that has been fully addressed in the BIS report. You could just refer to it. And the developments over the last 1 year, the failure of some large crypto exchanges and the investors losing money, etc. So the enthusiasm is now, I think it's gone. It is completely muted, and everybody realizes that there are huge risks. बाकी अब ये तो बात होगी इंडिया की जो काफी एक बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यूएस की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारे गैरी गेंसलर जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको 72 मिलियन की और एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए क्रिप्टो मार्केट के साथ। और इस सेशन के अंदर गैरी गेंसलर ने ये भी बोला कि हमने यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का वाइल्ड वेस्ट जो है उसको देखा है, जहां पर नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर्स अपना यहाँ पर हार्ड अर्न मनी यहाँ पर स्पेकुलेटिव एसेट्स के अंदर डालते हैं। I would call, not your words, the wild west of the crypto markets, rife with non-compliance where investors have put hard-earned assets at risk in a highly speculative asset class. साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बोला कि क्रिप्टो फील्ड यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ गुड एक्टर्स क्रिप्टो फील्ड में भी है। साथ में इस हियरिंग के अंदर सबसे फन पार्ट ये था कि यहाँ पर गैरी गेंसलर से एक कांग्रेसमैन ने ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे FCX जैसा फ्रॉड यहाँ पर हो गया, तो तुम उस टाइम पे क्या कर रहे थे? मतलब तुमको कहीं पर कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला कि जिस तरह से इंसान यहाँ पर काम कर रहा है, जिस तरह की चीजें यहाँ पर वो बोल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है और तुमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो तुम्हारी नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो कैसे यहाँ पर हो गया? Mr. Chairman, why did you and the SEC allow the FTX fraud to happen? Here you have this company, FTX, run by a young man who has more zeal than wisdom. He prides himself looking like the fourth runner-up in a John Belushi lookalike contest. He prides himself on being underdressed and overhaired, reeks with arrogance. You could have sent down one investigator from the FTC with an ego like Mr. Bankman-Fried and said, I want to send someone down from the SEC and let them just watch you for a day. We pay you folks to do. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यूएस के अंदर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि अगर मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता हूँ यूएस का, तो यहाँ पर जो यूएस डॉलर है उसके पीछे की बैकिंग मैं यहाँ पर कर दूंगा बिटकॉइन की। जैसे पहले के टाइम पे यूएस डॉलर की बैकिंग गोल्ड की होती थी और उसको फिर रिमूव कर दिया गया था, तो वैसे उनका बोलना ये है कि यूएस डॉलर की बैकिंग यहाँ पर मैं बिटकॉइन से कर दूंगा, और साथ में करेंटली बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर पूरा हटा दूंगा। तो ये काफी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, मार्केटिंग स्टेटमेंट एक तरह से यहाँ पर लग रही है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरफ से आना खुद एक इंडिकेशन दे रहा है कि बिटकॉइन का इन्फ्लुएंस कैसे यहाँ पर बढ़ रहा है, कैसे यहाँ पर लोग भी जो है बिटकॉइन का पोटेंशियल अब यहाँ पर
रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पीपल एक्चुअली सी वैल्यू इन इट एंड इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग अवे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर सेनेट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है जो यहाँ पर रेगुलेट करना चाहता है डीफाई को लाइक बैंक्स। तो जैसे बैंक्स यहाँ पर अपने पूरे रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करते हैं, सारी केवाईसी वगैरह सब कुछ होनी चाहिए कस्टमर्स की, वैसे ही उनका बोलना ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ भी यहाँ पर यही होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जो 25 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करता है उस प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा इन सारी ऑब्लिगेशंस पे कि भाई रेगुलेशन लेके आना है और बैंक्स की तरह कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फ्रांस का थर्ड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, उन्होंने AMF लाइसेंस को यहाँ पर एक्वायर किया है जुलाई 18 को, जिसके बाद अब वो यहाँ पर डिजिटल एसेट्स की कस्टडी, परचेस, सेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम टेस्ला की बात करें तो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो है यहाँ पर आ गई है, जहां पर उन्होंने नए बिटकॉइन तो यहाँ पर बाय नहीं किए, लेकिन पहले के यहाँ पर खरीदे हुए बिटकॉइन जिसमें से काफी बेच दिया और 218 बिटकॉइन बचे हुए थे वो अभी भी करंटली यहाँ पर टेस्ला हॉडल कर रहा है, मतलब उन्होंने यहाँ पर सेल नहीं किया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मिडिल ईस्ट से जुलाई 18 को एक शॉकिंग न्यूज आई कुवैत से, जहां पर उन्होंने सारे के सारे क्रिप्टो ऑपरेशंस को यहाँ पर बैन कर दिया है इन द कंट्री। उनका बेसिकली यहाँ पर बोलना ये कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी और बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, तो इसी कारण से उन्होंने कंप्लीटली क्रिप्टो को यहाँ पर कंट्री के अंदर बैन करने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुवैत रिसेंटली यहाँ पर काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश कर रहा था यूएई का दुबई को लेकर और उसी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था ताकि इन्वेस्टर्स जो है और बिजनेसेस जो है वो कुवैत के अंदर आए, लेकिन अगर इस तरह के स्ट्रिक्ट स्टेप्स यहाँ पर कुवैत लेगा तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कुवैत जो है दुबई को ओवरटेक कर पाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यूके की बात करेंगे तो यूके के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर ये बोला कि क्रिप्टो को गैम्बलिंग की तरह रेगुलेट करो। अब यहाँ पर ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसको यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने ये बोला कि एग्जिस्टिंग या प्रीवियस प्रपोजल्स यहाँ पर जो है क्रिप्टो को लेकर रेगुलेट करने के लिए वो यहाँ पर ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस न्यू प्रपोजल जहां पर आप क्रिप्टो को एज ए गैम्बलिंग की तरह रेगुलेट करना चाह रहे हो। यूके में तो ये चल रहा है, इंडिया में तो ऑलरेडी गैम्बलिंग ही बना रखा है उसको। लेट्स होप इंडिया में भी ऐसा कुछ हो, कुछ लोग हो जो यार बोले कि नहीं यार गैम्बलिंग की तरह रेगुलेट करना सोल्यूशन नहीं है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इंडोनेशिया की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो इंडोनेशिया का यहाँ पर लॉन्ग अवेटेड नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज, एक तरह से अगर आप देखेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज, वो जुलाई 17 से यहाँ पर लाइव हो चुका है, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से प्लान है कि लोगों को अगर क्रिप्टो को ट्रेड वेट करना है तो ये हमारा एक तरह से यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया नेशनल, जिसपे लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से इंडोनेशिया गवर्नमेंट की तरफ से मूव है क्रिप्टो को रेगुलेट करने का एंड उसको कंट्रोल करने का। तो गाइस ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो फन फैक्ट इस बार है कनाडा से, जहां पर अगर थीफ या रॉबर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोग जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, फिर वो पता करते हैं कि वो कहां पर रहते हैं और फिर उनके घर पे जाते हैं एज ए डिलीवरी पर्सन बन के, या फिर वो ये क्लेम करते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं। तो ऐसे अगर कोई भी लोग आते हैं तो आप उन लोगों को अंदर आने के लिए अलाउ मत करिए। अगर कोई डिलीवरी कर रहा है तो उसको बोलिए बाहर रखिए, और कोई बहुत ज्यादा ये बोल रहा है कि मेरे को अंदर आना चाहिए तो सबसे पहले आप पुलिस को कॉल करके चेक करिए, क्योंकि ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पर वो घर पे जा रहे हैं बोल के कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं या डिलीवरी के लिए आया हूं, फिर अंदर जाके वो रॉब कर रहे हैं, उनकी क्रिप्टो करेंसी चोरी करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ भी संदीप भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, कनाडा के अंदर कोई डिलीवरी करने आए तो बोल देना बाहर रख दो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो कॉल कर देना। बाकी अगर क्रिप्टो देने तो मेरे को भेज देना यहाँ पर। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीकली अपडेट्स। इफ यू डू लाइक देम डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन और पूरे मार्केट को लेके नीचे कमेंट्स में डाल दो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय। फिनिश्ड फाइनली।